हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज मैं आपके लिए 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर लेकर आई हूँ और इसी के साथ में हमारी ये ज्योग्राफी 6th क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो हमारा 6th चैप्टर है हमारा देश भारत। हम भारत के बारे में जानेंगे, इसमें पूरी अच्छे तरीके से सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। और गाइज, अगर आपको इससे पहले के 5 चैप्टर्स रीड करने हैं, समझने हैं या उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो देखने हैं, तो प्लीज आप मेरा चैनल विजिट करें। शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर पर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। मतलब ये बताया गया कि उत्तर में तो हिमालय है और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में इसके भारत देश के पूर्व में बंगाल खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, देखो ये प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि जो कोई ऐसा स्थान जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, बहुत बार पेपर में आया है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। ओके, जैसे भारत है, मान लो कि ये है भारत, पर है हमारा भारत इससे भी बहुत सुंदर। तो उत्तर में लद्दाख है, ये यहाँ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक कितना है? 32 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार कितना है? 2900 है। मतलब पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से इधर पश्चिम में कच्छ का रण तक कितना है? 2900 किलोमीटर है। तो आप समझ गए हो कि हमारा देश ऐसे कम है और ऐसे ज्यादा है। उत्तर से दक्षिण ज्यादा है इसका विस्तार। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्यजीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। कहते हैं विविधता में एकता। कहा नहीं है हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, विविधता में एकता, अनेकता में एकता, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से ज्यादा है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। पर ऐसा अब जो जनसंख्या होगी उसमें हमारा जो स्कोर है पहले नंबर पर आ गया है वर्ल्ड में। ठीक है, जनसंख्या के मामले में। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्थिति। ये पहले ये साइड वाला पढ़ लेते हैं हम। क्या आप जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, इनमें से क्वेश्चन निकलते हैं। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जिनका ज्यादा विस्तार होता है, वहां पर एक मानक रेखा नहीं है। तभी तो यहाँ हमारा कितना है? 2900 है, कम है। इसीलिए हमारे देश में एक ही टाइम लाइन जोन है, वो है 82.5 डिग्री इलाहाबाद में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है, ये याद रखना। क्या आपको पता है रूस में कितने मानक समय है? रूस में 11 है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अभी चित्र में हम देखेंगे। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच में है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार
68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। आप देख रहे हो हमारा जो देश है वो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पर, और पूर्व देशांतर लिखा हुआ है। कहीं पर भी पश्चिम नहीं आ रहा है या दक्षिण नहीं आ रहा है। एग्जामिनर्स हमें ऐसे ही बच्चों को पजल कर देते हैं, उत्तर या दक्षिण या पश्चिम लिखकर। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटे तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? किसमें होगी? पूर्वी गोलार्ध में होगी। अगर पूर्वी और पश्चिमी में बांटे तो बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीयमान में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। देखो पूरी पृथ्वी एक राउंड लगाने में 360 डिग्री का टाइम लेके 360 डिग्री पर वो रोटेट करती है, ठीक है। तो इसको अगर हम ये पूरे दिन में लगाती है एक चक्कर, तो इसको हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में 15 आ जाएगा, 15 डिग्री। तो 15 होगा कितने में? 1 घंटे में, मतलब कि 60 मिनट में। तो 1 डिग्री लेके आने में हम 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिनट आ जाएंगी, ठीक है, 4 मिनट आ जाएंगी। तो ये वही बोल रहे हैं, देखिए अभी बताती हूँ। कि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। 1 डिग्री अभी हमने लगाया ना, 15 डिग्री रोटेट करती है 24 घंटे में, मतलब 1 घंटे में। तो फिर हमने 1 घंटे को डिवाइड किया, 60 मिनट को डिवाइड किया 15 से, तो 4 मिनट आ गई, ठीक है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीयमान को भारत का मानक समय माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। देखिए अब हमारी जो देश की सीमा है वो 7 देशों से लगती है, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं, स्थलीय इससे लगती है। इन देशों के नाम देखते हैं हम आगे। देखो अफगानिस्तान, ये जरा सी लगती है, पाकिस्तान से तो इतनी बड़ी लगती है। फिर आएगा तिब्बत, अब तिब्बत नहीं बोल सकते हैं हम, अब चीन बोल सकते हैं, चीन आएगा। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इधर म्यांमार से भी लगती है, म्यांमार से। तो ये हो गए 7। अब जो आएगा आगे बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? अभी हमने देखा था किन किन की नहीं लगी थी, एक तो अफगानिस्तान की, एक चीन की नहीं लगी थी, एक नेपाल की और एक भूटान की भी नहीं लगी थी। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी है। पाक जल संधि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ये स्ट्रेट कहलाती है, ठीक है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। अब हम देखते हैं, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। अब आगे देखो, ये भौतिक विभाजन आएगा। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार के, जैसे पर्वत, पठार, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, संतरी होता है पहरेदार। उत्तर में जो हिमालय है वो हमारे पहरेदार का काम करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित बृहत हिमालय या हिमाद्री, इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। कौन? माउंट एवरेस्ट है।
मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाइए। अभी देखो, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। शिवालिक है सबसे दक्षिण में, ठीक है, हिमालय के सबसे दक्षिण में। और 5 पहाड़ी के लिए इन्होंने बोला है, ये यहाँ पे देखो, ये बृहत हिमालय, ये बीच का मध्य हिमालय, ये सबसे एंड में है जो, ये कौन है? शिवालिक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में, जैसे ये पंजाब, हरियाणा, MP, UP, ये वाला क्षेत्र मैदान कहलाते हैं, उत्तरी मैदान। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। देखो, जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं, ये यहाँ पे पढ़ते हैं हम। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन, मतलब बिल्कुल पतली, बिल्कुल मिही ऐसी मिट्टी होती है, महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। ऐसी मिट्टी जो नदी के अंदर छोड़ दी जाती है, ठीक है। नदियां ऊपर से लेके आती है और फिर नदियों के जो बेसिन बनते हैं, हमने पीछे पढ़े थे, उनके अंदर छोड़ दी जाती है। और सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। समझ गए? देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां का जो है वो डेल्टा, वो सबसे बड़ा है विश्व में, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। पूछा जा सकता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जो डेल्टा है उसकी आकृति कैसे है? त्रिभुजाकार है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, ठीक। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। रेगिस्तान में तो, मरुस्थल में तो भाई वनस्पति बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकृति भी कैसी है भाई? त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, पश्चिम की तरफ बहती है ये इकलौती, ये 2 नदियां हैं, नर्मदा और तापी, जो पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में गिरती है। अदरवाइज सारी नदियां किधर गिरती है? इधर पूर्व की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला, लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिम घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं, मतलब चौड़े नहीं हैं, बहुत संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। जो पूर्वी जो मैदान है तटीय, वो वाले ज्यादा चौड़े हैं, पश्चिमी वाले संकरे हैं, चौड़े नहीं है। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सब किधर बहती है? पूर्व में और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ये ऊपर देखो, ये तो कुछ नहीं है, ये तो इतना नहीं है, कुछ भी नहीं। देखो ये आगे आएगा, ये प्रवाल, हम इसको छोड़ते नहीं है, हम इसको पढ़ लेते। प्रवाल,
छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिन्हें पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। ये देखो ये वाला, ये सब प्रवाल है। ये जंतु थे, ये जंतु जो मर जाते हैं उनके ही है। सुनामी, इसके ऊपर एक इन बच्चों ने पोयम लिखी है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इन्होंने चित्र बनाया हुआ है। भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अभी हमने प्रवाल देखा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारत तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है, ये इम्पोर्टेंट है। सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। मतलब समुद्र में जब भूकंप आता है तो सुनामी आती है। 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी। ये हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है फिनिश। और ये देखो, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग में कौन है? शिवालिक है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को और किस नाम से? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? भारत तथा श्रीलंका के बीच में है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह, अरब सागर में पूछ रहे हैं। अरब सागर में कौन सा है भाई? लक्षद्वीप द्वीप समूह है। अगर बंगाल की खाड़ी में पूछते तो कौन सा होता? अंडमान और निकोबार हो जाता। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? लक्षद्वीप। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। ठीक है, अरावली। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.5 है, 32 है, 32 लाख किलोमीटर है, लाख। महान हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है? वृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है, वृहत। नर्मदा नदी कौन से सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और डैश के डैश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी? कर्क रेखा। ठीक है, तो ये गाइस हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है फिनिश। और इसी के साथ में हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी फिनिश होती है। ये हमने हिस्ट्री हमने फिनिश कर दी थी पहले ही। आज ही हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। और गाइस अब मैं चलूंगी DSSB की DSSB के अकॉर्डिंग। मैं कल करवाऊंगी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स शुरू करूंगी मैं, ठीक है, एनसीईआरटी से, ताकि हमारा रिवीजन भी होता रहेगा और हमारे पेपर के लिए ये बेनिफिट रहेगी क्लास। देन प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.